चलिए अब देखते हैं हम लोग कि नेचर में आखिर में फोर्स कितने तरह के होते हैं। तो पार्टिकुलर देखा जाए तो फोर्स यहाँ दो ही तरह के होते हैं, एक का नाम है फंडामेंटल फोर्स और दूसरा का नाम है ड्राइव फोर्स। ये फंडामेंटल फोर्स एग्जिट किसके लिए करता है, तो चलिए लिख के हम बताते हैं। तो पहला का नाम है फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स, और दूसरा का नाम है ड्राइव फोर्स, जो को मैं यहां लिख रहा हूं। दूसरा का नाम है डेराइव फोर्स, डेराइव फोर्स। अब हम लोग जानेंगे कि फंडामेंटल फोर्स क्या है। तो ये फंडामेंटल जो फोर्स है वो नेचुरली एग्जिट करता है और डेराइव फोर्स जो है वो बनाया जाता है, और जो बनाया जो जाता है वो फंडामेंटल फोर्स से ही बनाया जाता है। लेकिन फंडामेंटल फोर्स वो नेचुरली एग्जिट करने का मतलब है कि नेचुरली फोर्स है ये, और ये चार तरह के होते हैं। अगर कोई पूछे कि फंडामेंटल में कितने फोर्स है, तो ये केवल और केवल चार ही फंडामेंटल फोर्स है जी। मास्टर भाई आप पहले फोर्स का जो नाम है वो अगर देखा जाए तो पहले का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि फंडामेंटल फोर्स में आते हैं। बस में आप फंडामेंटल में आने वाले फर्स्ट फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये जो लगता है वो किन पार्टिकल्स के बीच में लगता है। पार्टिकल का अगर नेचर पूछे कि पार्टिकल इसका क्या है, तो याद रखिएगा इसका जो पार्टिकल्स होता है, इसका खासकर इसका जो पार्टिकल्स होता है उस पार्टिकल्स का नाम क्या है, मैं लिख देता हूं इसका पार्टिकल्स। तो इसके पार्टिकल्स का नाम है ग्रेविटॉन, ग्रेविटॉन, ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अब सर ये ग्रेविटॉन क्या होता है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट है ये पूरे यूनिवर्स में, उस सारे ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ मास होता है, और उस मास के बीच में लगने वाले फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। यानी कि मैं यहां पर लिखूंगा इसमें कि इसमें क्या लिख सकता हूं, इसमें मैं ये लिखना जा रहा हूं, देखिए क्या लिख रहा हूं इसमें, ध्यान से देखना। इस ग्रेविटॉन पार्टिकल्स का मतलब होता है कि ये फोर्स, यानी कहने का मतलब है कि इट एक्ट्स, ये लगता है, इट्स एक्ट्स बिटवीन टू मासेस, ठीक ना, इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, जिसका पार्टिकल ग्रेविटॉन है। और इसकी जो फॉर्मूला जो होता है, जो आप लोग जाने होंगे, एक्चुअली तो देखा जाए तो ग्रेविटेशनल मेरे तो चैप्टर है 11th क्लास में पढ़ना, तो इसके बारे में पूरा कंप्लीट बताया जाएगा, लेकिन इसमें इस चैप्टर में थोड़ा सा है। तो मैं 9th क्लास में भी आप लोग जाने होंगे इसका फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है Fg, वो होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r²। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। G का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 का मतलब पहले बॉडी का मास, और m2 का मतलब दूसरे बॉडी का मास होता है, और r दोनों बॉडी के मास के बीच के डिस्टेंस होता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, अगर पूछा जाए तो स्ट्रेंथ, बस में स्ट्रेंथ। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो मान लो 1 होती है, 1 यूनिट मान लेते हैं। इसका मैं कंपेयर करूंगा और सब फोर्स से। हाँ, और बात करता हूं कि इसकी रेंज पार्टिकल्स के बीच में, यानी कहने का मतलब है कि दोनों बॉडी के बीच में कितना रेंज होना चाहिए, तो ये बॉडी पर लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये इन्फिनाइट होना चाहिए। इसका रेंज इन्फिनिटी होना चाहिए, इन्फिनाइट रेंज का होना चाहिए। इन्फिनाइट रेंज में भी ये लगता है। और एक बात और कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ओनली फॉर इट इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। ये केवल अट्रैक्टिव फोर्स है जी, याद रखिएगा, अट्रैक्टिव फोर्स को सिर्फ कहा गया, सिर्फ ये अट्रैक्टिव हो सकता है, बस में आ रहा है, सिर्फ अट्रैक्टिव। और ये जो फोर्स है ये पूरे के पूरे यूनिवर्स में, पूरे फिजिक्स में सबसे कमजोर फोर्स है। यानी कि इट इज द weakest force in this universe।
इस पूरे यूनिवर्स में सबसे कमजोर फोर्स इसे बोला गया, सबसे कमजोर फोर्स, बहुत कमजोर फोर्स होता है, बात समझ में आया, सबसे कमजोर फोर्स होता है ये। तो ये मैंने आपको बताया कि इसकी रेंज कितना होता है, स्ट्रेंथ कितना होता है। और याद रखना ये जो है ना, ये डिपेंड्स इन मास पर करता है। मैं लिख देता हूं, इट्स डिपेंड्स ऑन मासेस ऑफ बॉडी, मासेस ऑफ बॉडी, ये मासेस ऑफ बॉडी के मास पर डिपेंड करता है ये फोर्स। जितना ज्यादा मास रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा रहेगा, और ये हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। बातों को ध्यान से देखो, बुद्धि का इस्तेमाल करो बे, कहां तेरा ध्यान है, देखो यहां इस्तेमाल करो इसकी। भगवान ने बुद्धि दिया तो सोचो समझो। मैं इतना बता रहा हूं जो कि मैं बोल रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास, बॉडी के मास पर डिपेंड करता है, यानी कि जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा होगा। बात तो सिंपल है। और डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये इनफिनाइट रेंज में लगता है। बात समझ आ रहा है ना। चलिए, तो आगे मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैं बात करता हूं दूसरा फोर्स के बारे में। देखिए दूसरा फोर्स जो है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है सर, ये किस पार्टिकल्स के बीच में लगता है? ये नाम तो जानना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस पार्टिकल में लगता है? इसकी पार्टिकल का नाम मैं बता देता हूं। देखिए इसकी जो पार्टिकल का जो नाम है, इसकी जो पार्टिकल्स है वो बाबू रे नाम है फोटोन, यानी कि चार्ज, इसको बोल सकते हो चार्ज। और ये जो चार्ज होता है ना वो दो तरह का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी दो तरह का होता है ना, इसमें आता है। देखो अगर इसमें पूछा जाए कि कितने तरह का फोर्स आता है तो दो तरह का आता है। आप लोग नाम सुनेंगे, देखो इसमें दो तरह का आता है। एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फोर्स, एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जिसको बोलेंगे हम लोग। एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और दूसरा आता है तुम्हारा मैग्नेटोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है ना, मैग्नेटिज्म वाला। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की अगर बात करेंगे तो बाबू रे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में अगर देखा जाए तो ये जो लगता है, यानी कि मैं इसमें लिखूं कि इट एक्ट्स, ये जो एक्ट्स होता है इट्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी प्लस क्यू माइनस क्यू या प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक चार्जेस। बात समझ में आया? ये दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है। और मैं बोल दूं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों हो सकता है, यानी कि इट इज रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्स होता है। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अगर पूछे कि इसकी रेंज कितना होता है सर, अगर रेंज की बात करें तो रेंज इसकी जो होता है किससे? ग्रेविटेशनल की तुलना में अगर इसकी रेंज देखा जाए तो रेंज जो होता है ये भी इन्फिनाइट वाला होता है, इन्फिनिटी के लिए भी रेंज है। बात समझ आया? हाँ, इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो अलग बात है। देखिए इसकी जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ वो करीब से करीब 10 के पावर आपका 36 होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल से 10 के पावर 36 गुना होता है ये वाला फोर्स। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स के अंतर्गत आता है। अगर मैं लिख दूं तो याद रखना, ये लिखेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ये आता है, ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल के कंपेयर में ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एज कंपेयर टू लिख देता हूं, एज कंपेयर टू Fg, मतलब ग्रेविटेशनल की तुलना में ये थोड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, क्योंकि उससे 10 की पावर 36 गुना क्या होता है? ज्यादा होता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो सर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की फॉर्मूला क्या होता है सर? एक्सप्रेशन तो वो भी देख लो बाबू, इसको आप लोग पढ़े होंगे। ये जो हमारा कूलॉम्स लॉ बताए, इसका जो होता है Fe बराबर इसमें K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। ये आप फॉर्मूला देखे होंगे, कभी ना कभी तो देखे होंगे। इसका ये एक्सप्रेशन हो गया बाबू, याद रखिएगा, ये इसकी एक्सप्रेशन है। बात समझ में आया? अब ये वाला जो फोर्स है, ध्यान से समझते जाना, ये जो फोर्स है वो डिपेंड किस पर कर रहा है?
इट्स डिपेंड्स ऑन चार्ज, ये चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। बस में आया? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैं कहानी बताया हूं, ये चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। बस में आया? ये चार्ज पर डिपेंड कर रहा। तो अगर देखा जाए तो और एक बात और याद रखना कि मीडियम पर रिक्वायर नहीं करते, इट डजंट, मैं लिख दूं, इट डज नॉट रिक्वायर्ड, इसे मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है जी। डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट इसको नहीं होता। और इसको भी याद रखना, मैं इसको भी लिख देता हूं कहीं पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स को भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, किसको? ग्रेविटेशनल को भी। बात समझ में आया? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स था। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में एक और फोर्स आता है, उसको मैं बताता हूं। वो जो आता है आपका, इसमें एक और फोर्स आता है, ध्यान से सब लिखते जाना, ठीक है ना। इसमें आता है एक और फोर्स, किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। वो आता है आपका मैग्नेटोस्टैटिक्स फोर्स, जिसे मैग्नेटिक फोर्स बोलिए, मैग्नेटोस्टैटिक्स फोर्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स फोर्स। बस में आया? ये फोर्स आता है। अब ये फोर्स किसके किसके बीच में लगता है सर, ये सवाल बनता है। तो बाबू ने ये फोर्स, इट एक्ट्स बिटवीन टू मैग्नेटिक चार्ज। देखो, एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, एक मैग्नेटिक चार्ज होता है। तो ये मैग्नेटिक चार्ज के बीच में लगता है। अब मैग्नेटिक चार्ज जैसे नॉर्थ और साउथ पोल को कहा गया, और उसी को हम लोग पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, यानी कि पोल स्ट्रेंथ के बीच में लगता है मैग्नेटोस्टैटिक्स फोर्स। बात समझ में आया? और ये भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होता है। इट इज ऑल्सो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ये भी। बात समझ में आया? अगर इसकी रेंज पूछा जाए, इसकी रेंज, तो इसकी रेंज भी इंफिनिटी होता है। एकदम सेम है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना, इसके लिए भी रेंज इंफिनिटी होगा। अगर इसकी स्ट्रेंथ पूछा जाए तो स्ट्रेंथ भी करीब उतना ही होता है, ठीक है ना, लगभग उतनी ही बोल दो, 10 की पावर 36 गुना, ग्रेविटेशनल से 10 की पावर 36, ज्यादातर ये सेम होता है इसमें, ठीक है ना। अगर इसकी एक्सप्रेशन की बात करें, ईवी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अगर इसकी एक्सप्रेशन की बात करें तो ये होता है Fm बराबर के, ठीक है, स्मॉल m2 बटा r स्क्वायर। लेकिन एक बात मैं बार बार बोलूंगा कि यहां पर जो k है, इस k के जगह हम लोग लिखते हैं बाबू म्यू नॉट बटा 4 पाई, और इसे बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स कांस्टेंट। लेकिन जो यहां पर जो मैं k लिखा हूं, ये वाला k का मतलब होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। दोनों अलग है। यहां पर m1 का मतलब होता है पहले पोल की पोल स्ट्रेंथ, और m2 का मतलब दूसरे पोल की पोल स्ट्रेंथ। और ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा पोल स्ट्रेंथ पर। इट्स डिपेंड्स ऑन पोल स्ट्रेंथ, ये पोल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, इस बात को याद रखना। बात समझ आया? और इसको भी कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये था तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया था। अब तुम्हारा जो तीसरा फोर्स आता है, उस तीसरे फोर्स का नाम है, ठीक है ना, बिक न्यूक्लियस फोर्स, बिक न्यूक्लियस फोर्स, ये है बिक न्यूक्लियस फोर्स। बात समझ आया? अब बिक न्यूक्लियस फोर्स के पार्टिकल्स का नाम क्या है सर? बिक न्यूक्लियस फोर्स की पार्टिकल्स का नाम क्या है देखा जाए तो बिक न्यूक्लियस फोर्स के जो पार्टिकल्स का नाम है, वो तुम्हारा जो नाम है, इसका मैं लिख देता हूं पार्टिकल्स। इसकी जो पार्टिकल्स का जो नाम है बाबू, वो पार्टिकल्स का नाम है बोसॉन पार्टिकल्स। सर ये बोसॉन क्या होता है सर? बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा कोई बुक पढ़िएगा ना तभी मिलेगा ये बोसॉन पार्टिकल्स। नाम कभी नहीं सुने होंगे। बोसॉन पार्टिकल्स जो होते हैं, कहने का मतलब है कि जब रेडियो एक्टिविटी का डीके होता है, यानी कि बीटा डीके होता है बाबू, बीटा डीके, यानी कि जब रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस को डीके कराया जाता है तो बीटा रे, अल्फा रे इस तरह से निकलते हैं। तो बीटा रे के साथ एक न्यूट्रॉनो नाम का पार्टिकल्स निकलता है, जो चार्जलेस पार्टिकल्स होता है। यानी कि ये जो लगता है, अगर कोई तुमसे पूछे कि किसके किसके बीच में लगता है, मैं उधर बाहर जाके बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखना, यहां पर कहीं नहीं दिखेगा। चल देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि आखिर में न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। मैं न्यूक्लियर फोर्स इधर बता रहा हूं। देखो, ये जो लगता है, इट्स एक्ट्स बिटवीन, ठीक है ना, न्यूट्रिनो
न्यूट्रॉनो, ठीक है ना, चार्जलेस पार्टिकल्स एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगता है, ठीक है ना। कौन? ये तुम्हारा वीक न्यूक्लियस फोर्स। अगर बोला जाए कि वीक न्यूक्लियस फोर्स जो है इसकी रेंज कितना से कितना हो सकता है, रेंज, तो बाबू इसकी जो रेंज होता है वो 10 के पावर -14 मीटर से करीब 10 के पावर 15 मीटर तक इसकी रेंज हो सकता है। इतना कम से कम दो पार्टिकल्स के बीच में छोटी रेंज होना चाहिए, डिस्टेंस, तब ये न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। बस में आया। और इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है सर? तो बाबू इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ वो करीब से करीब 10 के पावर 25 होता है इसकी, खाली 10 के पावर 25। बात समझ में आ रहा है? इसकी स्ट्रेंथ। और अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये क्या अट्रैक्टिव रिपल्सिव हो सकता है? हाँ, मे भी हो सकता है। इट मे बी अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव, ये दोनों हो सकता है। और ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट टू चार्ज। ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, ये चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। ये अनचार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है। कौन? वीक न्यूक्लियर फोर्स। बात समझ में आ रहा है? किस किस पार्टिकल्स के बीच में रखा? और एक फोर्स का नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो सबसे ज्यादा फोर्स है। मैं यहां पर लिख देता हूं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ध्यान से समझना। देखो, एक का फोर्स का नाम है, लास्ट चौथा फोर्स, उसका नाम है जी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किस पार्टिकल्स के बीच में लगता है सर? तो मेसॉन पार्टिकल्स का नाम पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे मेसॉन। पार्टिकल्स का नाम क्या? मेसॉन पार्टिकल्स। यानी कहने का मतलब है ये आइटम के अंदर में जो न्यूक्लियस होते हैं और उस न्यूक्लियस के अंदर में जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कौन कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बाकी तो इलेक्ट्रॉन तो उस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं ना। तो आइटम के अंदर में जो न्यूक्लियस होते हैं, उस न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन, उनके बीच में लगने वाला फोर्स कौन सी फोर्स है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अगर कोई बोले कि किसके किसके बीच में लगता है, तो बोल सकते हो कि ये प्रोटॉन में लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में लगेगा और न्यूट्रॉन में भी लगेगा। और यही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो सोचने वाली बात है कि प्रोटॉन सर, प्रोटॉन दोनों तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो अगर दो चार्ज पार्टिकल सेम नेचर को हो तो दोनों के बीच में तो लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होना चाहिए। तो बट ये दोनों के फोर्स में अट्रैक्टिव कैसे हो रहा है? तो यही तो खास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का, कि रिपल्सिव होने की वजह से भी ये आइटम के न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन एक दूसरे से चिपके हुए हैं, और इस फोर्स का नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा फोर्स है, पूरी यूनिवर्स का, और सबसे छोटा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि अगर देखा जाए तो पूरे संसार का, पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा फोर्स है, याद रखना। और ये ओनली फॉर, इट इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है जी, केवल ये अट्रैक्ट करता है, ओनली अट्रैक्टिव का फोर्स है ये। बात समझ में आया? और इसकी अगर रेंज की बात करो तो रेंज इसकी 10 के पावर -16 मीटर होना चाहिए। और इसकी अगर स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ कितनी होती है सर, शक्ति कितनी? तो 10 के पावर करीब 39, सबसे बड़ा फोर्स। अभी जितने भी रेंज बताए सब कहीं 10 के पावर 36, कहीं 10 के पावर 25, कहीं एक ग्रेविटेशनल फोर्स के 10 के पावर 29, इतना ज्यादा मैक्सिमम फोर्स लगता है और एक दूसरे से बंधे होते हैं, इसके स्ट्रेंथ होता है। बस में आया? ये सबसे बड़ा फोर्स है। और ये डिपेंड चार्ज पार्टिकल पर भी डिपेंड नहीं करता, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ चार्ज पर। मैं लिख देता हूं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। कौन? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये सबसे बड़ा फोर्स है पूरे यूनिवर्स का। यानी कि लिख दूं तो इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन दिस यूनिवर्स। ये पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ा फोर्स है जी। बात समझ में आया? तो इस तरह से आपका ये पूरा फिजिकल वर्ल्ड यानी कि PW का लेक्चर समाप्त होता है। और ये पूरा का पूरा
पहला चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो देखकर मजा आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर करना और इसको पूरा जानने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिकवर करके देखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए ओके बाय, गुड।